पे बात करते हैं वैसे ही यहां पे बात करेंगे कि F12 का मतलब क्या है, कि F12 का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स बाय द चार्ज Q2 ऑन द चार्ज Q1। मतलब F12 का मतलब है कि Q2 फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, Q1 के ऊपर। F12 का मतलब क्या है, Q2 चार्ज फोर्स लगाया है किसके ऊपर, Q1 के ऊपर, वो है F12। इसका मतलब डायरेक्शन लगाने का क्या है, तो 2 से 1। गौर से देख, Q2 लगाया Q1 पे, मतलब ऐसे। तो जब ऐसे लगाया ऐसे, तो डायरेक्शन क्या हुआ, 2 से 1। और दूरी आ रही है, तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे 2 से 1 यानी R21 और कैप लगा देंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो ऐसे लिखने से कोई टेंशन नहीं होगा। बात समझ रहे हो, कोई डाउट। वैसे ही F12 को F12 तो लिख लिया, अब बात होता है F21 की। तो F21 को लिखेगा तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 भाई R स्क्वायर। अब बात क्या उतरा है, F21 मतलब कि Q1 लगा रहा है फोर्स, कौन लगा रहा है, Q1। किसके ऊपर लगा रहा है, Q2 के ऊपर, मतलब डायरेक्शन ये है ये। तो ये का मतलब 1 से 2 यानी यहां हो जाएगा R12। कोई दिक्कत। अब तू देख, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखे। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना हो, कौन फॉर्म में, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इसका भी 1 इसका भी 1, तो दोनों तो सेम आ जाएगा। यानी अगर इसी को मैग्नीट्यूड में लिखें, मैग्नीट्यूड में क्या लिख सकते हैं, F12 भी F मैग्नीट्यूड में अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, मान लो F12 या F21 कुछ भी लिखो मैग्नीट्यूड में, तो ये एरो हटा दो तो ये हट जाएगा, इधर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F21 का मतलब क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो जो F21 है वही F12 भी होगा, यानी F12 भी मैग्नीट्यूड में तो यही होगा, मैग्नीट्यूड में तो यही होगा। मतलब हम क्या सीखे, पहला पॉइंट हम क्या सीखे, गौर से देख और जवाब देना। हमने ये सीखा कि कूलम्ब्स लॉ में जो दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। हम क्या बोले कि कूलम्ब्स लॉ में जो दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, उसका डायरेक्शन देख, एक दूसरे के, ये इधर तो ये इधर, एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड देख, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। मतलब पहला पॉइंट हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का क्या है, अपोजिट। पहला बात समझ में आया। पहले इतना नोट करो, फिर इसका पॉइंट बनाकर हम लिखवाने लगेंगे, जल्दी नोट करो। हम उम्मीद कर रहे होंगे स्क्रीन पॉज करके लिख लिए होंगे, ठीक। चलो अब अगला पॉइंट समझो। पहला पॉइंट, ये जो फोर्स है या ये जो फोर्स है वो कितने चार्ज पे लग रहा है, 2 चार्ज। अरे एक लगाता है दूसरे के ऊपर, फिर ये लगाता है इसके ऊपर, जो भी फोर्स लगा यहां, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आया। तो 2 चार्ज पे लगा कि 1 चार्ज पे, 2 चार्ज। तो यहां पहला पॉइंट बनाओगे और पहला पॉइंट बना के लिखोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन 2 चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन 2 चार्जेस। पहला पॉइंट हो गया कि 2 चार्ज के ऊपर लगता है, कोई दिक्कत। दूसरा पॉइंट कि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो अगला पॉइंट में लिखो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on the both charges, direction of electrostatic force on the both charges is opposite to each other. Direction of electrostatic force on both charges is opposite to each other. ठीक ठीक।
डायरेक्शन अपोजिट है। फिर अगला पॉइंट में लिख, बट अगला पॉइंट में लिख, बट मैग्नीट्यूड ऑफ these two forces are same. मैग्नीट्यूड ऑफ these two forces are same. ठीक, कोई डाउट? अब बात क्या होता है, तुम 11 में पढ़े हो कि जिसका डायरेक्शन अपोजिट होता है और मैग्नीट्यूड सेम होता है उसको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। कोई दिक्कत? तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वह एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो अगला पॉइंट में लिखो, अगला पॉइंट में लिखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is a action reaction pair of the force. Electrostatic force is a action reaction pair of the force. मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ द फोर्स है। ठीक, कोई डाउट? अब एक बात समझ, एक इंपॉर्टेंट बात यहां समझा लेते हैं कि बच्चे इसको गलत समझ लेते हैं। जैसे मान लो हम बोले एक्शन रिएक्शन पेयर, तो एक्शन रिएक्शन का मतलब समझा है कि मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, यही। तो इसका मतलब ऐसे भी तो हो सकता है, अगर मान ले कि हम ऐसे बोल दे कि ये F12 है, क्या बोल दे? F12, ठीक, ये, और हम बोल दे कि ये F21 है, तो यहां पर भी तो समझेगा कि भाई मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और डायरेक्शन एक का ऊपर और एक का नीचे है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ, ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ, और हुआ ना। लेकिन अंतर क्या है कूलम्ब्स लॉ में और इसमें, कि कूलम्ब्स लॉ में कहता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, लेकिन ये सब वैलिड कब होगा? एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, लेकिन ये सब वैलिड कब होगा? तो ये सब वैलिड एक लाइन पे होगा। गौर से देख ले, कूलम्ब्स लॉ क्या कर रहा है कि एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होगा, लेकिन ये सारा कहानी एक लाइन पे होगा। मतलब इसका मतलब समझना कि एक्शन रिएक्शन का मतलब तो सिंपल ये होता है कि मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, है ना, उसको एक्शन रिएक्शन बोल देते, 11 में पढ़े हैं। लेकिन यहां कूलम्ब्स लॉ ये नहीं बोलता है, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन एक लाइन पे होगा। तो केवल इतना ही बोल के नहीं रुक सकते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो अगले पॉइंट में इस बात को भी लिख लो, अगले पॉइंट में इस बात को भी लिख लो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज along the line joining two charges डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज along the line joining two charges, मतलब चाहो तो इसको ऐसे कंप्लीट ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज along the line joining two charges, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, लेकिन कंडीशन है कि ये जो भी होगा वो एक लाइन का होगा, दो अलग अलग लाइन में कभी भी कूलम्ब्स लॉ का नहीं लगेगा। जो भी कहानी होगा कितने लाइन में? एक। ठीक, ये बात तो समझ में आ गई? ठीक, हाँ एक चीज और, अब हम ये बात कह सकते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैकेनिक्स में पढ़ाए थे, तो हम बोले थे कि हम इस दीवार पे जितना जोर से मारेंगे उतना ही जोर का चोट मेरे हाथ पे लगेगा। तो वहां बताया गया था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया गया था कि फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो यहां पर भी तो कूलम्ब्स लॉ में ये बताया गया कि फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। बात समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब हम ये बात बोल सकते हैं, इसका मतलब हम ये बात बोल सकते हैं कि मैकेनिक्स में 11th के मैकेनिक्स में जो रोल प्ले न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कर रहा था वही रोल प्ले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ करेगा। वही रोल प्ले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन करेगा? कूलम्ब्स लॉ करेगा। तो इसको भी नोट बना के लिख लो, एक पॉइंट और लास्ट में नोट बना के एक पॉइंट और लास्ट में लिख लो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन
Newton's third law of motion plays Newton's third law of motion plays same role in mechanics as Coulomb's law play in electrostatics ठीक, कोई दिक्कत? मतलब इस जगह पर हमें कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देना था वो दे दिए। आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। अब अगला लेक्चर जो आएगा तो उसमें क्वेश्चन स्टार्ट हो। पहले कूलम्ब्स लॉ पे बेसिक टाइप्स, कूलम्ब्स लॉ पे जितने राइटर्स के बुक में जितना वैरायटी का क्वेश्चन आपको बनाने को मिलेगा, हर एक वैरायटी को बल्ब एग्जांपल्स में करवा देंगे हम। 11th के पेंडुलम से जोड़ के, रोटेशन से जोड़ के, सर्कुलर मोशन से जोड़ के, सबसे जोड़ करके कूलम्ब्स लॉ पे हम क्वेश्चन करवा देंगे और फिर तब आपको पहला डीपीपी होमवर्क देंगे। ठीक, तो जो डीपीपी नहीं ले गए हैं, फिर लास्ट बार हम वीडियो बोल रहे हैं ऑफिस से आकर के डीपीपी ले जाइए, वरना अगले वीडियो के बाद अगला वीडियो जो डिस्कशन का वीडियो, हम कूलम्ब्स लॉ पे केवल क्वेश्चन करवाएंगे। तो अगला लेक्चर हम जब अपलोड करवा देंगे आजकल में, उसके बाद आपका सीट होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो जल्दी जल्दी डीपीपी को ले जाइए। हम उम्मीद कर रहे होंगे कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाने में व्यस्त हो गए हैं, आप लोग को मजा आने लगा होगा, वीडियो क्वालिटी सही होगी और हम लोग भी एनर्जी से पढ़ाने लगे हैं, तो आदत हो गया ऑनलाइन अकेले पढ़ाने का। ठीक है, आप जितना ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और समर्पण के चैनल को और प्रमोट करिए। ठीक है, थैंक यू।